नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। दोस्तों, आज बड़े दुख का समय है कि हम लोग के बड़े भाई गोपेश पांडे आज इस दुनिया में नहीं हैं। और मैं आपको साफ शब्दों में बता सकता हूं कि मेरे पिताजी तो मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा रखा था, लेकिन गोपेश भैया की देन है कि उन्होंने क्लाउन जैसे निक नेम को एक इतिहास बना दिया है। और उनकी यादों को अगर हम सोचें तो मन काफ़ी दुखी हो रहा, आंसू भी आ रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं उस विषय में बात करने के लिए। और उनके पत्रकारिता के समय के साथी और 50 दशक जिन्होंने पत्रकारिता में अपना जीवन दिया है, ये चलते फिरते पत्रकारिता की इंसाइक्लोपीडिया पंडित अमिताभ भट्टाचार्य। दादा गोपेश जी अब हम लोग के बीच में नहीं हैं, और आपको मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग का वार्षिक प्रेस क्लब का आयोजन था, मैं रात में गया 10 तारीख को उनके घर पे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, हमने सोचा गोपेश भैया वहाँ रहते तो हम लोग के कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाती, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और उनके भतीजे ने बताया कि उनकी बेटी ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। और नेक्स्ट डे जब मैंने रजनीश जी को बोला कि आप आयोजन में नहीं आए, तो बोले गोपेश जी हम लोग के बीच में नहीं हैं। तो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कैसे महसूस कर रहा था। फिर मेरे पास रंजन द्विवेदी जी जो IPS अधिकारी, उनका फ़ोन आया कि क्लाउन गोपेश नहीं है। तो हम उनकी पत्रकारिता का जो तेवर था, जो उनका काम का तरीका था, सलीका था, किस रूप में आप महसूस कर रहे हैं गोपेश के आज नहीं है मैं हम लोग के बीच में? तो गोपेश जी पत्रकार बनने के पहले एक अध्यापक के पुत्र हैं और एक स्वच्छ दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक सफाई कर्मचारी हैं। और दोनों उनके पत्रकारिता में हमने देखा झलकते। अगर कहीं गंदगी है, किसी स्तर की बुराई है, गोपेश जी में एक खूबी थी कि वो भयभीत नहीं होते थे। कितना बड़ा IAS ऑफिसर है, कितना बड़ा IPS ऑफिसर है, या कौन बड़ा मंत्री है या नेता है, इस पर गोपेश जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गोपेश जी इन प्रभावों से ऊपर थे, क्योंकि वो खुद कहते थे, अरे जब मुझको कुछ पाना नहीं है तो कमर क्यों झुके। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता में अगर 5 रीढ़ के हड्डी वाले पत्रकारों की सूची बनाई जाए, गोपेश जी उसमें है। और विद्वत परिवार के प्रतिनिधि होने के नाते भाषाई दखल प्रयास करते थे वर्ण संकर हिंदी न लिखने की। आधा तत्सम, आधा तद्भव, आधा उर्दू, ये कॉकटेल गोपेश जी विश्वास नहीं करते थे। और ये जो उनका तेवर था, कुछ पाने के लिए नहीं था, बल्कि समाज को कुछ दिलाने के लिए रहा। हम ये नहीं कह रहे कि वो निस्वार्थ पत्रकारिता करते थे, उनके पत्रकारिता में स्वार्थ रहा, मगर वो स्वार्थ था समाज का। उनके कुछ यादगार पल हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, और वो घटना शायद आपको याद होगी कि विकास पाठक से लेकर के और राजनाथ तिवारी से लेकर के पासी गांधी का फोटोग्राफर, कितने दर्जन पत्रकारों को पुलिस ने जगह जगह कर्फ्यू में कूच कूच कर मारा था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई यहाँ पे कंट्रोल रूम में, उसमें सौरभ चंद शायद DM थे, और SSP कौन थे, शायद CM भट्ट थे, और CN दुबे सिटी मजिस्ट्रेट थे। उस घटनाक्रम में जब गोपेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो हर लोग अपना अपना दर्द दुखड़ा रो रहे थे। तब तक राजनाथ तिवारी आए। उन्होंने कहा कि गोपेश भैया देखा हमके यहाँ मरले बड़ी मार्ग से हुआ, खड़ा मरोड़ा से। सिद्धू में IPS अधिकारी थे, SP सिटी के पद पर थे, बड़ा जलवा था, बड़ा तेवर था दादा। उस समय काशिके शैली में जो कुछ गोपेश जी ने किया, नहीं वो उस दौर के बारे में हम जानना चाहते। फिर नेक्स्ट जो काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष जुलूस रहा जी, पूरी घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। ऐसी पत्रकारिता क्यों नहीं होती, ऐसा तेवर क्यों नहीं है? नहीं, वो तेवर था। ऐसे गोपेश जी विशुद्ध गांधीवादी थे,
मगर ऐसी कोई कसम उन्होंने नहीं खाई थी कि मैं भगत सिंह नहीं बन सकता। उस दौरान एक 5-6 दिन उनकी कलम और उनके व्यक्तिगत पत्रकार संघ के नेतृत्व वो भगत सिंह रहा, वो चंद्रशेखर रहा। ये एक अद्भुत सम्मिश्रण था जिस पौरुष के साथ पुलिस के नगर हेडक्वार्टर की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस व्यक्ति ने कर्ण जैसे साहस के साथ बोला था, दैवायत्ते कुले जन्म मदायत्ते च पौरुषम। देवता के हाथ में है कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ, मगर मर्दानगी मेरी है, मेरी औकात है। और उन्होंने अपने औकात दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि असभ्य लोगों को इतनी सभ्यता सिखा दी कि जितने पत्रकारों को पीटने वाले पुलिस अधिकारी थे, सिर्फ लज्जित नहीं हुए, कहीं पर क्षमा मांगने को बाध्य हुए। दादा, मैंने देखा था डीएम एसएसपी पैर छू रहा था कि गोपेश भैया 1 मिनट कल बैठ जाइए, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। खैर प्लीज़ बैठिए, कोई जलपान कोई ग्रहण के, कल से दंगा रोक के दिखाइए। और नेक्स्ट डे उनका जुलूस जब निकला पराड़कर भवन से, अध्यक्ष साथ नहीं दे रहा था पत्रकार संघ का, लेकिन मैदागिन आते आते अग्रवाल कोई सीओ थे, घुटने पर झुक के बैठ गए, बोले सिद्धू इस शहर में दिखेगा कि नहीं। तो प्रशासन ने कहा सिद्धू अब शहर में नहीं दिखेगा वरना दंगा रुकेगा नहीं, सोच लेना। तो हम जानना चाहिए ये कैसा तेवर है। ये देखिए, अस्पताल में बच्चा जन्म लेने पर मेडिकल सर्टिफिकेट में दिया जाता है मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, तो डॉक्टर तय करता है लिंग विवेचन, मगर वो मर्द है, वो उसकी कार्यशैली तय करती है। गोपेश जी एक यथार्थ अर्थ में मर्द थे। आप सोचिए, जिस पद पर वो रहे, जितने दिन तक वो सक्रिय थे, वो अगर आज के तारीख के जुगाड़ू पत्रकारिता के हिस्सा हुए होते तो न्यूनतम 10 अंकों के मालिक होते, 10 अंकों के मालिक होते। मगर गोपेश जी के संपूर्ण सफ़ेद वस्त्रों पर एक भी काला दाग नहीं है। ये पारिवारिक संस्कार, मित्रों के प्रभाव, विश्वविद्यालय में अध्यापकों के अध्यापन का प्रभाव और सर्वोपरि वो जो डीएनए है, आनुवंशिकी है, शरीर के अंदर दौड़ता हुआ खून है, वो खून मर्द था। दादा, उस पत्रकारिता का अब क्यों अभाव नज़र आ रहा? हम लोग को नहीं लगता कोई ऐसा पत्रकार है जो हम लोगों की मुसीबत में कभी रक्षा कर सकता था। वो तो रक्षक की तरह खड़े रहते थे। एक घटना मैं आपको और याद दिला दूं कि ओम प्रकाश सिंह जो अभी मंत्री हैं समाजवादी पार्टी में, वो गए थे बागची को जागरण में, कुछ उल्टा सीधा बोल के आए थे किसी खबर के बारे में। गोपेश जी ने उनके कार्यालय में आज अखबार में आते ही पहले कहा जाइए नीचे उतरिए, माफ़ी मांग के आइए। ये कौन सा तेवर था? अब ऐसा पत्रकार क्यों नहीं है? दिक्कत यह है कि इसमें 50% अखबार के मालिकानों की जिम्मेदारी है। अखबार के मालिकान किन्हीं कारणों से, किसी पुरवैया के प्रभाव से या पछुआ के प्रभाव से नतमस्तक हैं। पत्रकार समाचार लिख सकता है, अखबार में छापना तो मालिक के हाथ में है। चूँकि मालिकान, मैनेजमेंट अभी समझौते के मूड पर है, ये समझौता मोड का ज़माना चल रहा है, इसीलिए हम चाहकर भी स्याही उगल सकते हैं, स्याही के माध्यम से आग नहीं उगल सकते हैं। दादा, ये कभी आजकल देखते हैं आप, प्रधानमंत्री आएंगे, कोई पत्रकार नहीं जाएगा, ओ एनआई सब खबर भेज देगी। मुख्यमंत्री आएंगे, कोई फटक नहीं पाएगा। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग में पूजा करने आए थे और मैं उस समय आज अखबार में फोटोग्राफर के रूप में था। बोले क्लाउन अंदर जाओ। सोचो, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गोपेश जी के अंदर जाके फोटोग्राफी करना, तो भाई हम लोग को तो था कि गोपेश जी कह अंदर रहो, कौन क्या कर लेगा। हम गए, एक फ़ोटो क्लिक किया मैंने,
तब तक उनकी सिक्योरिटी ने पूरा हम लोग को घेर के कैमरा मेरा ले लिया। प्रशासन को उसने हैंडल किया, दे दिया कैमरा मेरा, और गोपेश जी हंसने लगे, प्रशासन भी हंसने लगा। चंद सेकंड में कैमरा मेरे हाथ में, ये कौन सा जलवा था। अंत में नेक्स्ट डे फ्रंट पे जो खबर छपी कि शत्रु दमन हेतु मुख्यमंत्री का पूजन। और सुबह लाइयो मेरे दरबार में आ गई, घर पे आ गई कि वो फ़ोटो दीजिए। मैंने कहा गोपेश जी के आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है, ऐसा नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा। नहीं, वो देखिए, एक्चुअली हम दो पतवार से चलने वाले समाज में हैं। हम दाहिना पतवार तो चला रहे हैं, अगर बायां पतवार मालिक एकदम न चलाए तो नाव आगे बढ़ने के जगह पर उसी जगह पर घूमने लगेगी। आज के तारीख में हम उस घुमाव में फंस गए हैं। खैर, ये अनंत काल तक नहीं चलेगा। इमरजेंसी का दौर भी लगभग 700 दिन बाद ख़त्म हुआ था। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक परिणाम है, ये खतरनाक है। कहने के लिए हम आदर्शवादी पत्रकारिता की बात करते हैं, मगर आदर्शों का अनुपालन करने पर पत्रकार लेबर कोर्ट में केस जीतने बाद भी अपना पैसा पाने के लिए तरस जाता है। दादा, आज अखबार में गोपेश जी ने पूरा जीवन बिता दिया। उसी आज अखबार के मालिक को गोपेश जी ने अपने तेवर से कहाँ पहुँचाया, कितने लोगों से उनकी बुराई हो गई थी। और जिस दिन गोपेश जी को उन्होंने सिटी चीफ के पद से हटाया, आज अखबार के मालिक का जो वो जलवा था वो क्यों ख़त्म हो गया। वो देखिए, योद्धा अपने शारीरिक ताकत से लड़ता है, मगर योद्धा के हथियार भी बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो पत्रकारिता अखबार का आयुध है, हथियार है। रिपोर्टर उसके सैनिक हैं, वो वीरता दिखाता है। राजा तो हाथी के ऊपर बैठा रहता है, मैदान में उतर के नहीं लड़ता है। आज के तारीख में कुछ मानकें बिगड़ गई हैं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, हो सकता है ये भी एक परीक्षा है, इसमें से भी लोग तप कर निकल आएंगे और गोपेश पांडे की जो आनुवांशिकी है पत्रकारिता में, वो फिर जीवित होगा। दादा, एक घटना और हम आपको बताना चाहेंगे कि मौनी बाबा, वो दशाश्वमेध घाट में मौनी बाबा की था, वहाँ भी हम लोग फोटोग्राफी करने गए थे। वहाँ भी हमने घुस के खींचो फोटोग्राफी दिखवाया मुख्यमंत्री, जो खींचा वहाँ भी कैमरा हम लोग का छीन लिया गया। अब आप खुल के बोलिए दादा कि वो दौर हमको तो नहीं नजर आता है कि इस जन्म में वैसा पत्रकार, वैसा तेवर। हम तो बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार को देख रहे हैं, मुकदमा होता है, जेल चले जा रहे हैं। वो कब लौटेगा कि नहीं लौटेगा, समाप्त हो चुका, बताइए। नहीं लौटेगा। मैं काशी के रहने वाला आदमी, कुछ भी हो निराशावादी नहीं है। अगर विश्वनाथ जी एक शाश्वत सत्य हैं तो विश्वनाथ जी का पाला पोसा हुआ सांड उतना ही सक्षम वस्तु है। ठीक है, आप नगर से पशु भगाएंगे, मगर सांड के लिए कहा जाता है स्वच्छंदचारी। बनारस के सांड खत्म नहीं होंगे। ये नंदी स्वरूप है समाज का। ये स्वरूप हो सकता है तात्कालिक प्रभाव में दब गया हो, मगर ये अनंत काल की सच्चाई नहीं है। अमिताभ जी का एक कॉलम आता था आज अखबार में, रंगाई धुलाई रफ्फू, और उस धुलाई में कितने लोग धुल गए ये तो अमिताभ जी बताएंगे। लेकिन उस दौर में आप जो रंगाई धुलाई रफ्फू लिखते थे, वो आखिर बंद किसके कहने पे हो गया। नहीं, बंद तो एक्चुअली मैं भी किन्हीं कारणों से या आदतन सांड प्रवृत्ति का हूँ। कहीं भी गलत और अन्याय का लाल कपड़ा देखता है तो सांड सींग लेके दौड़ता है। मैंने भी वो काम किया, और मैं तो था दूसरे अखबार में। मैं वहाँ पर वो कर्टसी में सप्ताह में एक बार लिखता था, और मैं फैक्स करके अपनी कॉपी गोपेश को ही भेजता था। और कभी कदा अगले दिन मैं देखता था कि मैंने जो लिखा है उसमें 2-4 नई चीज़ें उन्होंने जोड़ दिया है, और फिर वो हमको फ़ोन करके कहते थे तुमको और थोड़ा सा तीखा कर दिया हूँ। तो ये जो एक प्रयास था
वो तो अकेले लड़ रहे थे। मुझको उन्होंने हम साथी के रूप में पाया और मेरी भी जो तकलीफ़ें थी, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो मानसिकता, उसको उन्होंने प्रभावित किया, उत्साहित किया। अब इतने वर्ष बाद हमको लगता है कि हम लोग अगर उस कॉलम को चालू रखे होते तो हम लोगों के लिए कई लोग शोक संदेश पढ़ चुके होते। आप एक राइटअप में रंगाई धुलाई रफू आपने ऐसा किया कि पद्म भूषण पंडित कृष्ण महाराज 7 बजे शार्दुल जी के घर पहुंच गए। वो घटना क्या थी ये बताइए। नहीं, अब ऐसे भी सामाजिक नियम अनुसार स्मृतिशेष व्यक्ति का प्रसंग नहीं बोलना चाहिए। अब ठीक है, स्मृतिशेष पंडित कृष्ण महाराज, अंग्रेजी का एक शब्द है फ्रेजाइल, कांच के बर्तन की तरह टूटने का डर हर समय रहता है। उन पर कंकड़ मारिए, एक तो चने का दाना मारिए, टन आवाज़ होता है। तो वो इतने सेंसिटिव थे कि एक घटना के ऊपर रंगाई धुलाई रफू में लिखा गया, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सुबह ही अखबार के मालिक संपादक के घर पहुंच गए। मालिक संपादक ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, रंगाई धुलाई रफू बंद हो जाएगा। लेखक कौन है? सफाई पसंद, मेरे नाम नहीं छपता था। तो उन्होंने कई बार पूछा कि लेखक कौन है? कहा नहीं, वो सफाई पसंद है। और फिर आगे मुझको फ़ोन आया कि आप रंगाई धुलाई रफू और सफाई पसंद नाम को बदल कर दूसरे किसी नाम से लिखना शुरू कीजिए, बंद मत कीजिए। तो उस समय के अखबार के मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव रहा। बाद में मुझे पता चला कि गोपेश जी से पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, उसने कहा नाम बदल के लिखे। नहीं, उसके बीच में हमको थोड़ा जो जानकारी है कि शार्दुल जी ने उसी समय गोपेश जी को फ़ोन मिलाया। गोपेश जी दिन में 12-1 बजे तक सोते थे। सुबह फ़ोन आया तो भैया जी को लगा भैया जी कोई संदेश है। उन्होंने पूछा क्या क्या, फलाने आए हैं। तो गोपेश जी हंस के बोले हम सो रहे हैं, बात कर लीजिए फिर बात करेंगे। क्या यार देखना क्या लिखा पढ़ी हो रही है। और जब महाराज जी वहाँ से चले गए तो गोपेश जी ने खुद फ़ोन किया। गए? बोले हाँ गए। कहे आपको अच्छा लगा कि सुबह 7 बजे पद्म विभूषण आपके घर आए हैं? गोपेश तो शार्दुल ने कहा कि यार तुम गजब आदमी। इस जो संपादक और रिपोर्टर के बीच में जो ये इतना बड़ा आपस में तालमेल था। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।